लेकिन तो वो व्यक्ति उसके पास गया, बोला आप इतने दुखी क्यों हो? तो उसने उसको देखा, कहता है सर मैं जो काम कर रहा हूं ये कोई खुशी का काम है क्या? सर घर चलाना है, घर पे बच्चे हैं, बीवी है, 2 वक्त की रोटी कमानी है, ये मजबूरी में मजदूरी कर रहा हूं, इसमें क्या बात की खुशी? क्यों भी परेशान हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब पैसा कमाएंगे तब रात में खाएंगे, इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो मैं तो दुखी हूं। तो बोला ठीक है, बहुत दुखी था। तो उसने बोला ये सामने दूसरा व्यक्ति वो क्या कर रहा है? अरे सर वो भी मेरे जैसा ही है, वो भी मेरे जैसा ही है, मैं जो पत्थर तोड़ रहा हूं इस पत्थर को ले जाके दीवार बना रहा है, ये पत्थर मैं तोड़ रहा हूं, वो पत्थर को लेता है और दीवार बनाता है। वो भी सर दुखी है, 2 वक्त की रोटी मजदूरी कर रहा है मजबूरी में, और उसको भी घर चलाना है, कोई खुशी नहीं है। ठीक है, इस व्यक्ति ने पूछा तो तीसरे व्यक्ति पीछे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो तो बड़े खुश लग रहे हैं। अरे सर वो तो आर्किटेक्ट हैं, वो तो इस साइट के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने तो इतना बढ़िया डिजाइन बनाया है कि ये तो भव्य मंदिर बन रहा है, ये मंदिर बन रहा है और भव्य मंदिर बन रहा है। वो तो ऐसा डिजाइन बनाया है उन्होंने, ऐसा बनाना चाहते हैं कि पहले कभी बना ना हो, 1500 और 2000 साल तक चले, ऐसा उन्होंने डिजाइन बनाया है। फिर ये व्यक्ति 2 मिनट रुका, फिर इससे पूछा वो सब ठीक है, ये मंदिर बना कौन रहा है? जो कोई मजदूर पढ़ा लिखा कम था, बेवकूफ तो नहीं था। अब वो उसको झटका लगा, वो 2 मिनट रुका, उसने कहा सर बना तो हम ही रहे हैं। बना कौन रहा है? बना तो हम ही रहे हैं। मैं ये पत्थर तोड़ रहा हूं, ये पत्थर से दीवार बना रहा है, और हम जो सब हैं मजदूर, बना तो हम ही रहे हैं। तो उसको तुरंत स्ट्राइक किया, सर कहना क्या चाह रहे हैं, बात तो एकदम सही है। तो उसका माइंडसेट कंप्लीटली बदल गया कि सर ये मंदिर तो हम बना रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए, वो भाई ने तो केवल डिजाइन बनाई है, मंदिर तो हम बना रहे हैं, ये अगर 2000 साल चलेगा तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, अगर 150 साल जो भी है भव्य मंदिर बनेगा तो मैंने बनाया। उसका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया। अब वो दुखी नहीं था, वो पत्थर तोड़ रहा था, जो मजदूरी में तोड़ रहा था, मजबूरी में तोड़ रहा था, अब वो खुशी से तोड़ रहा था कि इससे क्या होगा, जो भी मैं पत्थर तोड़ूंगा ये मंदिर के लिए काम आने वाला है। समझ में आ रहा है? बड़ा माइंडसेट चेंज हुआ। अच्छी बात है कि नहीं? आपका थोड़ा सा चेंज हुआ इस बात से? नहीं, अभी बताता हूं चेंज होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या ये मजदूर आज से मजदूर नहीं रहा? नहीं, मजदूरी रहा। मजदूरी रहा। क्या इसको मजदूरी ज्यादा मिलने लगेगी? उसका विजन क्लियर हो गया, वो जो काम कर रहा है क्यों कर रहा है वो उसको समझ में आ गया, तो अब वो काम उसको क्या देने लग गया? खुशी देने लग गया। पैसा वही मिलने वाला है, इज्जत वही मिलने वाली है, लोग मजदूरी बोलने वाले हैं, बट उसका माइंडसेट चेंज हुआ कि मैं जो कर रहा हूं, अगर हर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए, आशा वर्कर को ये समझ में आ जाए कि सैलरी तो मिलने वाली है, लेकिन मैं क्यों कर रही हूं, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, सरकार ने क्यों निकाला, टीचर को समझ में आ जाए कि सैलरी तो मिलने वाली है, लेकिन मुझे जो करना है मुझे वो करना है। अपना दायित्व तो अगर कोई समझ ले, हर कोई समझ ले, तो काम करने में और मजे आएंगे। दोस्तों एजेंसी भी ऐसी है, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि स्वेच्छा से किया वाला काम सरकार ने, आपने जाने अनजाने में दायित्व ले लिया, इस देश का दायित्व ले लिया, तो अब जो मैं समझा रहा हूं अगर आपको समझ में आ गया और अपना दायित्व निभाते हुए जितने भी लोग आपके जान पहचान में हैं, आज से आप उनको बीमे के लिए बात करने लग जाओगे, तो क्या आप एजेंट नहीं रहोगे? रहोगे। वो आपसे भागेंगे नहीं, अभी भी भागेंगे। उस बेचारे व्यक्ति को नहीं पता इंपॉर्टेंस इसकी, इसलिए आपको बार बार बताना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपका माइंडसेट क्लियर है, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये देश के इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक है, इसलिए पार्लियामेंट में बार बार चर्चा होती है। इसलिए 40 साल की एजेंसी में एक भी डेथ क्लेम पे करा दिया ना, या डेथ क्लेम छोड़ो, मैच्योरिटी क्लेम सभी कस्टमर को टाइम पर दिलवा दिए ना अच्छे से, वो उनको इतनी खुशी होती है और आपको इतनी खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, आप बोलते हो सर्विसिंग दिया इतने साल से, लगता है ना सबको। एक एग्जांपल, एक स्टोरी है। तो एक व्यक्ति था, तो समुद्र में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा वेव्स आती हैं तो मछलियां बाहर निकल के ऐसे गिर जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो बाउंड्री बनी हुई है, मान लीजिए मरीन ड्राइव है, बहुत ज्यादा वेव्स आ रही है तो मछलियां बाहर गिरेंगी। तो एक व्यक्ति था, अब मछलियां तो निकल रही हैं लगातार, एक व्यक्ति था वो क्या कर रहा था,
मछलियां अंदर डाल रहा था, अंदर डाल रहा है, अंदर डाल रहा है। तो एक दूसरा व्यक्ति आया, वो प्रोफेसर था जो अंदर डाल रहा था, या जो भी है एजेंट था मान लो, वो अंदर डाल रहा था। दूसरा व्यक्ति आया, प्राइवेट वाला कंपनी का ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि क्या बेवकूफ वाला काम कर रहे हो, ये हजारों मछलियां बाहर निकल रही हैं, तेरे ये एक एक डालने से किसको फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, किसको फर्क पड़ेगा? बोलता है ये जो मैं जिसको डाल रहा हूं ना, इसको फर्क पड़ रहा है, जिसको मैं डाल रहा हूं इसको फर्क पड़ रहा है, इसकी जान बच रही है। सबको नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता हूं उतना तो करूंगा। आप पूरे बड़ौदा को इंश्योरेंस नहीं दे सकते, सबको नहीं जानते, पर जिनको जानते हैं उन तक तो पहुंचा सकते हो। मुद्दा वही हुआ ना, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जिससे आपने बात नहीं की थी। देखो, लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता इंश्योरेंस की, देश को पता है, आपको पता है, इसलिए देश पीछे पड़ा हुआ है। एफडीआई में 100% आ गया, वो अच्छी बात हुई है, देश को पता है, जैसे आपको भी नहीं पता सही टाइम पे। कार का इंश्योरेंस और बाइक का इंश्योरेंस फर्जियात बंद हो जाए, कंपलसरी वर्ड निकल जाए, तो हम भी नहीं लेंगे शायद, पर जरूरी है। अगर ये कंपलसरी वर्ड निकल जाए तो जो लोग कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस फेल कर रहे हैं, उनको भी जाके समझाने में कितनी मेहनत लगेगी दोस्तों, जबरदस्त मेहनत लगेगी। कार का और बाइक का इंश्योरेंस करवाने में जबरदस्त मेहनत लगेगी। सेम आप समझ लो कि लाइफ इंश्योरेंस ऐसी चीज है, लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन पर्पस तो ये नहीं था। पर्पस था कि आप लोगों के थ्रू हर घर तक बीमा पहुंचाया जाए। दोस्तों, आप सभी की उम्र इतनी सीनियर है, आप अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, स्किलफुल हैं, इसलिए जब ये डेथ की बातें करते हैं, रियल इंसिडेंट की बातें करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके आसपास जान पहचान में कोई भी डेथ होती है, अगर उसका इंश्योरेंस नहीं है या आज तक आपने उससे इंश्योरेंस की बात नहीं की है, चलो नहीं है तो वो तो उसकी चॉइस, पर आपने आज तक अगर उससे बात नहीं की है और आपको जानकारी में आई कि ये व्यक्ति नहीं रहे, या आप उसके शमशान में गए, या आप उसके घर गए, तो ये आप गिल्ट लेके चलना कि ये जिम्मेदारी आपकी थी, देश ने आपको दी थी, आपने ली थी, और आज तक आपने उससे बात ही नहीं की। पॉइंट समझ में आ रहा है? बात ही नहीं की। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनकम तो हो ही जानी है, लेकिन पहले जिम्मेदारी समझो। मैं सच बता रहा हूं, तो आशा वर्कर, टीचर, सिस्टम निकाला गया, मना कर रहे हो, गलत है। आशा वर्कर समझ रहे हैं सब? तो आशा वर्कर का जो कॉन्सेप्ट आया, सरकार ने निकाला, तो लोगों को रोजगार देने के लिए निकाला गया, मना कर रहे हो। एजेंसी को तुरंत हाँ कर रहे थे। समझ में आ रहा है? वो तो बाई प्रोडक्ट हो गया, मतलब इनकम तो देनी ही है, लेकिन हुआ क्या मेन पर्पस? देश को सुरक्षित करना, देश के हर बच्चे को सुरक्षित करना। अगर आशा वर्कर अपना काम ना निभाए, अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, दो तरह की आशा वर्कर मैंने भी देखी है। एक जो पूरे दिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रहते हैं, आए तो ठीक है, और जवाब भी उल्टा पुल्टा देते हैं। एक आशा वर्कर मैंने ऐसे भी देखे हैं, घर घर जाके पूरे सुबह शाम तक मेहनत करते हैं दोस्तों, घर घर जाके देश ने जो दायित्व दिया है वो निभाते हैं। सैलरी बढ़ जाएगी, 1 रुपए भी नहीं, लेकिन दायित्व समझ में आया? हाँ, इसलिए घर घर मोदी भी चाहते हैं पूरा देश आत्मनिर्भर बने। अगर वही पुश करेंगे, वही फ्यूल डालते रहेंगे, इंजन बंद है धक्का लगाते रहेंगे, तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। ये तो वैसी चीज है कि गुरु है तो शिष्य को भी इच्छा होनी चाहिए सीखने की, थोड़ा सा तो इच्छा होनी चाहिए, बाकी तो फिर पूरा लैंप लेके आगे खड़े हुए हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी चेंज की, बहुत ज्यादा चेंज नहीं की, मैं ये भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि डिटैच कर लिया अपने आप को, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो ये हाउसफुल नहीं होता, करेक्ट? तो दोस्तों, सुरक्षा का काम है, तो एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये पूछना चाहता हूँ कि एजेंसी की मार्केट में लोगों को क्या सोचते हैं, क्या सोच है एजेंसी के बारे में, एलआईसी एजेंट के बारे में? पीछे पड़ जाते हैं, पॉजिटिव नहीं है ना, बड़ी नेगेटिव सी है। और इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत की गई है, 70 साल लगे। एलआईसी को 70 साल हो गए ना, तो इसको बनाने में 70 साल लगे। एनीवेज, पर मैं सिर्फ फिर से बोलना चाह रहा हूं, बड़ी नेगेटिव है, वो तो ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या प्रॉब्लम्स है? लोग भागते हैं, है ना, रिश्तेदार को फोन कर लो,
जो जिससे डेली बात होती थी वो भी बात करना बंद कर दे। मेरे को तो इतने साल हो गए सर्विस करते, मतलब एजेंसी की सर्विस करते हुए, बिजनेस करते हुए, ये पहली बार कोई आदमी आके बोल रहा है कि सरकार का या LIC का पर्पस सिर्फ और सिर्फ रोजगार देना था ही नहीं, या ये मेन पर्पस था ही नहीं। दोस्तों 1956 में LIC की स्थापना हुई। 246 कंपनियों को मर्ज करके, प्राइवेट कंपनियों को सरकार ने खरीद लिया। जो भी उनकी कैपिटल थी वो पे करके सरकार ने उनको एक्वायर कर लिया और 246 कंपनियों को मर्ज करके एक LIC बनी 1956 में। इंश्योरेंस सेक्टर को सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया, यानी कि सरकारी बना दिया गया। ऐसा क्या इंपॉर्टेंस रही होगी कि इंश्योरेंस सेक्टर को मात्र 8 साल की आजादी के बाद तुरंत इतनी अर्जेंसी पड़ी कि इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज करना पड़ा। इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझा सरकार ने। सरकार तो समझती है, मैं ये उसी मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। आज की तारीख में पिछले 5-6 साल 8 साल के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर पार्लियामेंट सेशन में इंश्योरेंस की चर्चा की जाती है, हर पार्लियामेंट सेशन में। और किसी चीज की चर्चा हो तो मैंने इतना नहीं देखा। IRDA लगातार कुछ ना कुछ कर रही है इंश्योरेंस सेक्टर को सुधार लाने के लिए, इंश्योरेंस को घर घर पहुंचाने के लिए। सरकार पार्लियामेंट में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जाती हैं। अगर इंश्योरेंस का डिस्कशन लगातार हो रहा है हर पार्लियामेंट सेशन में, तो आप समझो इंश्योरेंस कितना महत्व का विषय है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। ये मैं आपको समझाने आ रहा हूं, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। दोस्तों 1956 में LIC की स्थापना हुई, 246 कंपनियों को मर्ज किया गया। बैंकिंग को क्यों नहीं किया गया? आप लोगों की नजर में या जनता की नजर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? भाई बैंकिंग होनी चाहिए। सोचो, बैंकिंग का राष्ट्रीय सरकार का बड़ा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना है। सबको पता ना, अमृतकाल, देश का अमृतकाल। दोस्तों मुझे नहीं लगता सरकार ने कोई बड़ा लक्ष्य लिया होगा, आप बताना, फाइनेंशियल सेक्टर का कोई लक्ष्य लिया होगा। ये लक्ष्य सबने सुना होगा, 2047 तक भारत के हर परिवार को क्या करना है? बीमित करना है, पता है ना, हर घर तक बीमा पहुंचाना है। सरकार ने ये नियम लिया है, ये प्रण लिया है कि हर घर तक बीमा पहुंचाना। और कोई बताओ कुछ और प्रण लिया है क्या? मुझे सुनने में नहीं आया। हर घर तक बैंक पहुंचाना है, लोन पहुंचाना है, कार पहुंचानी है, कुछ ऐसा प्रण देखा, सुना है आपने? कोई म्यूचुअल फंड पहुंचाना है, ऐसा प्रण सुना? पोस्ट ऑफिस की FD/RD पहुंचानी है, ऐसा सुना? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है ये। आप जो काम कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जाने अनजाने में आपने इनकम के पर्पज से लिया था, लेकिन जाने अनजाने में आपने जिम्मेदारी ले ली, देश की जिम्मेदारी ले ली। देश की जिम्मेदारी क्या ले ली कि आपके थ्रू घर घर तक ये आपको इंश्योरेंस पहुंचाना है, बीमा की बात पहुंचानी है। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आप एजेंसी लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग तैयार की जाती है। प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट तैयार की जाती है। आप कितने लोगों को जानते हो? एक दिन से लेके जब से पैदा हुए तब से जोड़ लो। आप कितने लोगों को जानते हो? आपके परिवार में लोग कितने लोगों को जानते हैं? कि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है ये। आप एजेंसी ले लिया आपने, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हर घर तक पहुंचना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आता है। आप सभी लोग एक्सपीरियंस दो, स्किल खोलो, अपनी स्किल को बनाए रखो। आपकी स्किल में जिसको पहले 10 दिन लगते थे बीमा लाने के लिए, आपको 1 दिन लगेगा। लेकिन पर्पज है आपका, मिलना चाहिए, मिलोगे तो मिलेगा। लेकिन अब मैं उससे ऊपर की बात कर रहा हूं कि आपका दायित्व है। हर व्यक्ति अगर अपना दायित्व निभाएगा। अब ये जो एजेंसी ना स्वेच्छा वाली है, स्वेच्छा की बात भी कर लेते हैं, फ्रीडम की बात कर लेते हैं। दोस्तों फ्रीडम बड़ी ही खतरनाक चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है, अच्छी चीज है। जैसे आप सबको सिखाया गया होगा जब एजेंसी दी गई होगी कि फ्रीडम की जॉब, बी योर ओन बॉस, अपने बॉस बनो, जब मर्जी हो तब काम करो। लेकिन ये जब मर्जी तब काम करो, जब करना है मन करे तो करो के चक्कर में क्या हुआ, वो फ्रीडम ही हमें नुकसान कर रही है। अभी हमारा कोई शेड्यूल नहीं है। ज्यादातर लोगों ने पार्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, फुल टाइम कभी बन नहीं पाए, कोई बात नहीं। लेकिन पार्ट टाइम बनने में भी कोई शेड्यूल नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। हम अपने आप को डिवोट ही नहीं कर पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपनी स्वेच्छा से काम करने में ना बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन एजेंसी करने में तकलीफ होती है, बाकी किसी में नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, नवरात्रि आते हैं, 9 दिन अपनी स्वेच्छा से सभी लोग शामिल होते हैं,
अपना अपना काम समझ लेते हैं और जबरदस्त काम करते हैं। कोई पैसा मिलता है, उल्टा देते होंगे ना आप लोग, तो पक्की बात है। स्वेच्छा का काम है, क्यों कर रहे हैं? 10 दिन गणपति जी आते हैं स्वेच्छा से, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मेंटर के फोर्स किए बिना, मेंटर के मोटिवेट किए बिना। इसमें बड़ा मोटिवेशन लगता है, एजेंसी चलवाने के लिए बड़ा मोटिवेशन लगता है। शायद वो काम मैं अभी भी कर रहा हूं, उसमें तो नहीं लगता। चलो फिर भी आप बोल सकते हो सर उसमें तो मजे आते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना। अब इससे ऊपर की बातें करता हूं। कोई अपने समाज की कमेटी में होगा, समाज से जुड़ा होगा, है ना। कोई अपनी सोसाइटी की कमेटी में होगा, उससे जुड़ा होगा, कोई प्रमुख होगा, कोई उपप्रमुख होगा। वहां तो पैसे भी नहीं मिल रहे और मजे भी नहीं आ रहे। क्या बोल रहा हूं? के लिए भगाने के लिए लाख रुपए में कर देंगे। सबसे छोटा कौन सा है वो बता दो सर। सबसे छोटा 714 है, 2 लाख का मंथली में मात्र 900 रुपए का प्रीमियम आता है। ऐसा कुछ है ना, कुछ पॉसिबल नहीं है। ये तो जाके पता चला ना, जब गए उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने में जो भी होगा दोस्तों, 1 करोड़ का पेपर पास हुआ खाली। 5 करोड़ का प्रपोज किया था, 1 करोड़ का पेपर पास हुआ खाली। सोचो, अभी जिसने 5 करोड़ का प्रपोजल पास किया उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, दीप्ति बहन के लिए। क्लाइंट भी अडिग था, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस कर दो, चाहिए तो 5 करोड़। इनकम सेट नहीं हो रही थी भाई, इनकम के मुताबिक ही मिलता है ना, तो वो सेट नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, दीप्ति बहन को बोला कोई बात नहीं है। अच्छा, ये 1 करोड़ मिलने वाला है, ये मैं एमएचआर करने गया था, मेरी कोई मेहनत नहीं है इसमें, उन्होंने की 5 करोड़ में। जब मैं एमएचआर करने गया था तभी मैंने देख के बोल दिया कि 5 करोड़ मिलना तो मुश्किल है। वो नाराज हो गई पार्टी, अरे नहीं नहीं नहीं, अगर 5 करोड़ नहीं मिलेगा तो नहीं देना। अरे कोई बात नहीं है, अभी तो शांत करना पड़ेगा ना, पहले जाने दो, आएगा डिसीजन उसके बाद। लेकिन ये तो मेरी जो नॉलेज है वो बोल रही है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बताया कि उनका प्राइवेट से 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चल रहा है। उससे पहले दीप्ति बहन को भी नहीं पता था, उससे पहले जाने से पहले मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने एमएचआर में क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने बताया हाँ 2 पॉलिसी है तो सही बच्ची के लिए। अब उनके दिमाग में देखो बच्ची के लिए, बच्ची की ही पॉलिसी है। मैंने किसकी है देखा तो दोनों पॉलिसी उनकी थी, नॉमिनी बच्ची थी। तो उनको क्या लग रहा है ये पॉलिसी मैंने बच्ची के लिए ली है। मैंने आपका ही इंश्योरेंस है, 1 करोड़ का पास हुआ दोस्तों। फिर प्रोसेस की, बहुत सारे लेटर वेटर लिखे, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो भी और इनकम प्रूफ चाहिए थे, फादर के, मदर के, वाइफ के, उनके, कंपनी के, सारे दिए। 1-2 बार और रिक्वायरमेंट आई, सब कुछ किया और फाइनली कल इमीडिएटली 5 करोड़ का पास हो गया। तो बहुत बढ़िया खुशी हुई इतना। और ये खुशी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चलो। ये खुशी कल मैंने महसूस की। कल हम लोग केबिन में बैठे हुए थे, अल्पेश भट्ट सर के साथ में, ये नंबरिंग कराने के लिए बैठे थे, पेपर हाथ में। इनके एज ए ब्रांच मैनेजर क्या एक्साइटमेंट इनके पास मैंने फील किया। जानते हैं क्या बोले? 5 करोड़। और ये एक्साइटमेंट था, सोचिए एज ए ब्रांच में कितनी खुशी हुई कि ये 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड वो भी जीवन उत्सव में पास हुआ। तो जोरदार तालियां फिर से हो जानी चाहिए। हमारे एसओ में कंसारा जी थे, तो उस टाइम पे दीप्ति बहन का आना हुआ और हम क्या उस पेपर, तो हमारी ईएमआई में थोड़ा बहुत फायदा होगा, जिसने भी लोन लिया होगा फायदा मिला था। यानी कि रेपो रेट अगर कम हो रही है तो हमारे डिपॉजिट्स के रेट डाउन जाएंगे, लगातार डाउन जाएंगे। तो आने वाले टाइम में और डाउन जाएंगे। ये डायरेक्टली फाइनेंशियल सेक्टर से कनेक्टेड है, जो आपसे कनेक्टेड है। तो आने वाले टाइम में और डाउन जाने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप अपने प्लान से कनेक्ट करके कस्टमर को गाइड कर पाओगे। देखते हैं आगे पेंशन की रेट भी। सर इसमें एक क्वेश्चन कर, बीच में क्यों बढ़े थे इंटरेस्ट? हाँ चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बीच में क्यों बढ़े थे? ऐसा क्या जादू हुआ था तो बीच में बढ़ गए थे? जवाब दूंगा 2 मिनट बस। जीडीपी के कम होने से रेपो रेट डाउन जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि इन्फ्लेशन भी डाउन जाता है। छोटा छोटा लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन भी डाउन जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो महंगाई कम हो रही है। सभी लोग बोलते हैं बैंक की एफडी, आरडी और एलआईसी की पॉलिसी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। समस्याएं बड़ी है मार्केट में। क्या क्या सुनोगे आप?
इन्फ्लेशन है कितना वो तो बताओ। 8%, 6%, 6-7% बोलते हैं, लेकिन मेरे को 10 से बोला। 6-7% बोलते हैं, 10 से ऊपर लगता है। 15 लगता है। इन्होंने ऐसे बस नहीं सर, मेडिसिन का आप देखिए ना सर। नहीं आते आते और बोलो नहीं, एवरेज और 8.6, 7.6 6, यस और 8. तो बीट कैसे करेगा ना, प्लान अपनी प्लान या एफडी कैसे बीट करेगी। और तुक्का मारे थे ना, मैं चालू करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, शायद उनका जो सेकंड प्रोग्राम वो खत्म होगा ही नहीं। एनीवेज 2.5 से 3.5 पे लेके जाना है, करंट में 5% से नीचे चल रही है, यानी कि इन्फ्लेशन बीट करता है कि नहीं करता, उसके लिए पहले इन्फ्लेशन कितना है वो पता होना चाहिए, और इन्फ्लेशन कितना है पता चल गया तो हम किसी को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा इन्फ्लेशन को बीट करता है कि नहीं करता है। अगर इन्फ्लेशन 4.5% है और मैं आपको 6% की इंटरेस्ट रेट दे दूं 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो बीट कर रहा है। और चलो आप बोलोगे तो 4.5 तो अभी है, अगले साल 7 हो जाएगा, तो फिर आरबीआई का डेटा लेना पड़ेगा कि आरबीआई क्या कहता है, बाकी के रेटिंग एजेंसी क्या कहते हैं, आने वाले 10 साल में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर कितनी होने वाली है, वो तो बताओगे ना। तो इतनी रहने वाली है, बिलो 4% रहने वाली है, बिलो 5% रहने वाली है। तो अगर ये पता चल जाएगा और फिर आप बोलोगे कि ले भाई 6% का आप दे रहा हूं, तो मान लिया इन्फ्लेशन बीट कर रहा है। तो ये डेटा इसलिए कनेक्ट कर रहा था कि इससे हमें 2 ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला, इन्फ्लेशन भी डाउन जाता है, दूसरा डिपॉजिट रेट्स भी डाउन जाते हैं, और इसलिए ये दोनों चीजें अपने प्लान से कनेक्ट हैं। मार्केट में ये चर्चा बहुत होती है कि आपका एक तो इंटरेस्ट कम है, यही तो है मुद्दे की बात कर रहा हूं ना, रिटर्न कम है नॉर्मल प्रोडक्ट्स में, यूलिप छोड़ दो, कि आपका रिटर्न कम है, और दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती। पर अगर ये बातें मैं बता दूं आपको तो थोड़ा कनेक्ट करेगा ना जीडीपी का टॉपिक। चलो बताएंगे, आगे चलते हैं। ये बहुत सारी कहानी लिखी है, इन सबको छोड़ देता हूं। G7 कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी क्या म्यूचुअल फंड के डेट वाले प्रोडक्ट्स में डालोगे, लिक्विड फंड में डालोगे, ये क्या लॉजिक है। यानी कि मैं बोला ना, खाना भी उधर से या पीना भी, ये क्या लॉजिक है। आपको अगर 100% इक्विटी में नहीं डालना, आपको डेट और इक्विटी प्लानिंग करनी है, यानी डेट मतलब सेफ प्रोडक्ट वो करना है, तो फिर मार्केट क्यों, क्योंकि अगर आप डेट में डालते हो, लिक्विड फंड में डालते हो, तो क्या रिस्क नहीं है, लो हो हाई हो छोड़ो, रिस्क है कि नहीं है, रिटर्न गारंटेड है नहीं। आईआर निकालना कितनों को आता है, पेन पेपर में अभी दे दूं तो आप निकाल लोगे, आता होगा, कम लोगों को आता होगा, किसी को नहीं आता, बड़ा मुश्किल काम है ना। रिटर्न कम है, कितना है तो बताओ, सब सुन के आते हैं कि रिटर्न कम है, रिटर्न कम है, सामने वाला लिख के दे देगा तुम्हारे प्रोडक्ट में तो 4% रिटर्न है, 3% रिटर्न है, आपको पता है क्या। एनीवे लास्ट चीज, अब आप सभी स्मार्ट ऑल इन वन छतरी ओपन करो, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आईआरआर गलत आ रही है, पर जिसकी सही आ रही है वो खेलते हैं। नवजीवन श्री ओपन कर लीजिए, नवजीवन श्री। जो सेशन था वो तो सही में रोहित जैन सर का बहुत जबरदस्त था। बेसिकली उसमें जो मिस किया, मैं बोल रहा था कि हमको स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए था उसको, जिस तरह उन्होंने मेहनत की और जिस तरह का सेशन पूरा कंडक्ट किया, इट वाज वेरी पावरफुल, वेरी नॉलेजेबल। और दूसरा ट्रेडिंग की जो बात चल रही थी, मुझे आज एक चीज और याद आ रही है कि 4 तारीख को हमारा एक जॉइंट मीटिंग है, जो गुप्ता जी ने कभी 27 साल पहले मुझे एक विनर्स वर्कशॉप में डाला था, तो वो भरत चंद्र आ रहे हैं, और 4th को मैं और गुप्ता जी फिर से साथ में हैं विद दैट ट्रेडर, और काफी लोग हैं बड़ोड़ा के। और ट्रेनिंग की जो बात हो रही है, फिर से मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि अगर आप सुब्रतो को ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप सुब्रतो को, गुप्ता जी को छोड़ो, एज अ एजेंट हम लोग, अगर आप सुब्रतो को ऑब्जर्व कर रहे हो, सुब्रतो को देख रहे हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखो, उसका ड्रेसिंग सेंस आप देखो, उसका बोलने का कॉन्फिडेंस आप देखो, जो अभी की स्पीच में, अगर मैं अभी की स्पीच की बात कर रहा हूँ, पहले की तो है लेकिन अभी की स्पीच में अगर आप सुब्रतो को ओवरऑल देखते हो,
तो देखो बिजनेस अपनी जगह होता है, बिजनेस मोमेंटरी होता है, बिजनेस में रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, रिकॉग्निशन मोमेंटरी होता है, पर कंसिस्टेंट नहीं होता है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी हमेशा एक इम्पैक्ट डालती है, हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, बिकॉज वो एक घर कर जाती है। हर इंसान के दिल और दिमाग में वो पर्सनैलिटी असर करती है। गुप्ता जी बिजनेस करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उनके कमिटमेंट देखते हैं, उनकी जो आदतें हैं वो देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं। आज गुप्ता जी की वही चीजों के साथ अगर वो बिजनेस कम भी कर रहे होते तो भी उनकी वही रिस्पेक्ट रहती, सब कुछ ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बिहेवियर, और ये सब चीज आया कहां से? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डालूं दाल में भंगड़ा तू भी गिद्दा डाले, चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। हेलो हेलो तू फ्लोर्स पे जब है आई, ये लो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई, ये लो